हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड आज डे 3 है। हम स्टडी ब्लॉग्स बना रहे हैं नीट 2025 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले 2 ब्लॉग्स में अपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लाइंग पार्ट्स को हमने 4-5 पेज जो है उसका रिवीजन कर लिया है, रीडिंग कर लिया। अभी हम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, फिर हम उसके पीवाईक्यूज़ करेंगे और फिर हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमारा केमिस्ट्री में चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और फिज़िक्स में चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से, स्टडी वीडियो से आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है और जो चीज़ें क्या कहते हैं मैं पढ़ रही हूँ वो चीज़ें आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर देख लो जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग पार्ट, बायोलॉजी का क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इस बार एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर। तो ये पेज हमने रिवाइज़ कर लिया, फिर इस पेज को भी हमने रिवाइज़ कर लिया। ये सब देखो सब पढ़ चुके हैं। तो पहले हमने मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ा, फिर मेल गैमेट कैसे बना, फीमेल गैमेट कैसे पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, उनके अंदर लेयर कितनी होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ी। और फिर हमने यहाँ देखा पॉलन ग्रेन्स के यूज़ कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे कैसे मार्केट्स में मिलते हैं। फिर हमने यहाँ पे आए, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने मेल गैमेट की बात की, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है, ओव्यूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे। ओके, और अब ये देख लो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया था आई थिंक ये पूरा ही। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ से देख लो, यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, पेन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि मेगास्पोरोजीनियम, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। तो ये जो फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल की वजह से ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वेट, ये क्या लिखा है, मेगास्पोर फॉर द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड अ मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को जब ये क्या बनता है, एक मेगास्पोर्स मदर सेल जब ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ से पहले ये क्या था, देखो ना, पहले ये मेगास्पोरोजीनियम था, फिर जब ये मेगास्पोरोजेनेसिस बना, मेगास्पोरोजीनियम से मेगास्पोरोजेनेसिस बना, इस प्रोसेस को ही और किसके मदद से बना, मेगास्पोर मदर सेल की मदद से बना। तो इसको हम क्या बोल देंगे अब, मेगास्पोरोजेनेसिस बोल देंगे। ठीक है, ये था यहाँ पे। तो ओव्यूल जनरली सिंगल मेगास्पोर मदर सेल MMC इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो ये देखो फिगर्स देख लीजिए ध्यान से। माइक्रोपाइलर एंड है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर ये न्यूक्लियस है, ये मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। ठीक है, वो फर्स्ट ये आपको ये दिखा रहा होगा, ये आप उसमें दोनों दिखाया। तो पहले ये फर्स्ट मियोसिस हो रहा है, ये सेकेंड मियोसिस हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, 2N से मियोसिस होकर 4N, मतलब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड्स बनते हैं ये। ठीक है, टेट्राड बनते हैं। तो ये बना आपका मेगास्पोर मदर सेल ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज़ द, अब हम इस लाइन को भी पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं ये लाइन क्या कह रही है। ऑफ द न्यूक्लियस इट इज़ द लार्ज सेल कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमेटिंग द न्यूक्लियस। इस पैराग्राफ में पूरा ये कह रहा है कि किस तरीके से मियोसिस के थ्रू जो हमारा
ये बना, ये किस तरह से मियोसिस हुई, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज हुई और उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी। यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, तो यहाँ से मेगास्पोर बन गया। कैसे बना? मियोसिस के थ्रू बना। डेप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज हुआ, टेट्राड बने यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब एम्ब्रियो सैक। और फंक्शन क्या करता है, ये बन के क्या करेगा, मेगास्पोर बनेगा। तो ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि एम्ब्रियो सैक बनेगा। द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज फॉर्म टू द मोनोस्फोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, मोनोस्फोरिक डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द पेलॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो जो MMC है, ठीक है, मेगा मदर सेल्स जो हैं, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो 2N है, डेप्लॉइड है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, अब जब मेगास्पोर के फॉर्मेशन हो गया तो ये हैप्लॉइड हो गए। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट क्या रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा। ये याद रखना, ये आते हैं क्वेश्चंस में। ओके, फिर ये देखो क्या है, जैसे अब जब हमने मेगास्पोर पढ़ लिया कि फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसे बना और वो कैसे डेवलप्ड होता है वो पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड द माइटोटिकली। एंड ये 2 न्यूक्लियाई होता है इसमें। ठीक है, 2 के बाद ये अपोजिट पोल पे होता है। ये वाले देख लो, यही है, अपोजिट पोल पे रहेंगे। 2 न्यूक्लियाई, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। फिर ये जो 8 रहेंगे उनमें से भी ये 2 क्या बन जाएंगे, ठीक है, ये जो 8 रहते हैं इसके बाद फिर ये देखो, एक तो यहाँ सिनर्जिट बनते हैं, ये वाले सिनर्जिट। ये वाला आपका एग रहेगा, ये सेंट्रल सेल रहेगा, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेगा और ये एंटीपोडल रहेंगी। ओके, यहाँ देखते हैं क्या है। देखो पहले तो 2 बना, 4 बना, 8 बना। ठीक है, फिर देखो द फॉर्म बाय इनवर्स इट इज़ द, यहाँ एम्ब्रियो सेक की बात हो रही है। इट इज़ द इंटरेस्टेड टू द नोट द माइटोक्लियर डिविजन। ठीक है, ये हो गया, न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, न्यूक्लियर डिवाइड हो गया। सेल वॉल फॉर्मेशन, अब क्या होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई। 8 न्यूक्लियर स्टेज आ गई, 8 न्यूक्लियर स्टेज आ गई। यहाँ की बात कर रहे हैं, जब 8 न्यूक्लियर आ जाएंगे तो अब सेल फॉर्मेशन। अब इसके ऊपर अभी तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, अभी सेल नहीं बनी थी। न्यूक्लियस 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे थे। यहाँ पे सेल किसी के ऊपर नहीं, लेकिन अब सेल बनेगी 8 स्टेज के बाद। ओके, तो ये देखो फिर यहाँ सेल आएगा, सेल वॉल आएगा, हाँ, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाइपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी को हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो या फिर एम्ब्रियो सेक्स बोल दो, सेक बोल दो। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लिया आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। 6 और 8 न्यूक्लिया क्या होता है, सेल वॉल सराउंडेड मतलब घेर लेता है। एंड द ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, और ये सब क्या बनाते हैं, अपना सेल बनाते हैं। रिमेंग, फिर क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होता है, कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, जिसमें 2 न्यूक्लियस होगा पर एक सेल होगा, उसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। आर कॉल्ड सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। और एक क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे ये 2 जो है सिनर्जिट है, ये एग है, ये सेंट्रल सेल है, ये पोलर बॉडी है और ये आपका एंटीपोडल। ठीक है, चलो आते हैं, यहाँ से ये हो गया। अब ये देखो, ओके, कंप्लीट हो गया। सेल एपरेटस बना, सेल वॉल बना। द सिनर्जिट हैव द स्पेशल सेलुलर थिकनेस एट द माइक्रोपाइलर टेप कॉल्ड द फिलिफॉर्म एपरेटस। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिलिफॉर्म एपरेटर विच प्ले अदर इम्पॉर्टेंट रोल guiding the pollen tube into the synergid. The 3 cell are the chalaza and are called the antipodal. जो 3 सेल नीचे के साइड उन्हें एंटीपोडल कहते हैं, बीच वाला तो आपने देख ही लिया, और ये ऊपर से। ये सब आगे जाके आपको और समझ में आएगा कि ये सब हेल्प क्यों कर रहे हैं, ये सब बने क्यों, और इनका काम और इनका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, पहले इतना जान लो कि ये सब हैं कहाँ और लोकेटेड कहाँ हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ। ओके जी, फिर देखो एंटीपोडल बना, द लार्ज सेंट्रल सेल हो गया and maintained the cellular has 2 polar nuclei, typical angiosperm embryo sac at maturity
थ्रू 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल। ये याद रखना, 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल है। मतलब यहाँ पे भी देखो इसके पास क्या है, इन सबके पास सेल नहीं है, सिर्फ 8 सबके पास न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है, पर इसके पास इन सबके पास है, पर ये दोनों एक में ही हैं, इनके सेल वॉल एक ही हैं। तो इसलिए हमने बोला कि 8 न्यूक्लियाई तो है पर 7 सेल हैं। ये चीज़ें बहुत याद रखना। फिर पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन देखो क्या होता है कि जैसे कि अब हमारे एम्ब्रियो से तो बन गया, ठीक है, मेल गैमेट बन गई, फीमेल गैमेट बन गई, पॉलन ग्रेन बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन अब ये पॉलिनेटेड कैसे होंगे, पॉलिनेशन कैसे होगी। तो पॉलिनेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, देख लो। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टेग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। मतलब कि उस प्रोसेस को जब कौन जाएगा, पॉलन ग्रेन जब इस पिस्टल पर जाता है, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टेग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। ओके, तो उस प्रोसेस को मान लो, देखो ये जैसे कि मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा पिस्टल है, दूर से कहीं उड़ के क्या आया, मेरा पोलन ग्रेन आया, उस पर बैठा, तो उस प्रोसेस को जब वो आया उसी को मैं क्या बोलूँगी, पॉलिनेशन बोलूँगी कि पॉलिनेशन हो गई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, पॉलिनेशन हुई। तो इसके पॉलिनेशन के ये देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, सर वही सारी चीज़ें हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बन गए, पोलन ग्रेन आया, इन्वर्सेक हो गया, ठीक है। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट एंड नॉन मोटाइल, यहाँ पे एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट, दोनों गैमेट तो आ गए, आर नॉन मोटाइल, दोनों गैमेट ही क्या है, नॉन मोटाइल है, दोनों चल फिर नहीं सकते। दे हैव टू बी टुगेदर द फर्टिलाइजेशन, और फिर इन्हीं दोनों क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती हैं। ठीक है, फिर अचीवमेंट, ये हो गई पॉलिनेशंस। अचीवमेंट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर। जब एंथर से शेड होता है तो पॉलन ग्रेन कैसे जाएगा पिस्टल के पास और कैसे आगे के प्रोसेस होंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि काइंड ऑफ पॉलिनेशन होता क्या है। तो डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। हमने जब पॉलिनेशन को डिवाइड कर दिया है 3 टाइप्स में कि पॉलिनेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो एक पॉलिनेशन ऐसे होता है जो आउटोगैमी होती है। ठीक है, देखो बायोलॉजी के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो काफ़ी सारा मतलब बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट वो वर्ड्स हम बोलेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार लर्न करेंगे तो आई थिंक वो वर्ड हमें आने लगेंगे। तो इसलिए, और अगर मेरे बोलने में या फिर मेरे पढ़ने में कोई मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर करिएगा। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए और समझने पे फोकस रखिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो काइंड ऑफ आउटोगैमी क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे, ठीक है, देखते रहना, सेम फ्लावर ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टेग्मा। सेम फ्लावर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर आपको आप चेंज नहीं करोगे, सेम फ्लावर रहेगा। जैसे कि ये देखो, ये है तो ये इसी एक ही फ्लावर है, एक ही फूल है, उसी का ये क्या दिख रहा है आपको, ये यहाँ पिस्टल दिख रहा होगा और यहीं पे आपको एंथर दिख रहा होगा और ये एंथर का पॉलन ग्रेन दिख रहा होगा। अब ये क्या किया कि इसी एंथर, ये एंथर इस पिस्टल पर चला गया। ठीक है, तो अगर सेम फ्लावर, सेम एक ही फ्लावर पे पिस्टल भी है, एक ही फ्लावर पे एंथर भी है और उसका पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे पॉलिनेटेड कर दिया, पॉलिनेशन हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं आउटोगैमी पॉलिनेशन। एक तो ये काइंड है, इस तरीके से एक तो ये हो सकता है, या फिर ठीक है, सेम फ्लावर याद रखना, सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर, ये लाइन आती है, देखते रहो, एंथर टू द स्टेग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंथर भी वही, स्टेग्मा भी वही, फ्लावर भी वही, एक ही रहेगा और उसी में जाके पॉलिनेशन हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं आउटोगैमी पॉलिनेशन। मेल विद द फीमेल ऑफ आउटोगैमी एंड यूनिसेक्सुअल पिस्टलेट फ्लावर। ठीक है, आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या है। हाँ, तो ये देखिए फिर क्या होता है, एक तो ये आउटोगैमी में कुछ एक दो एग्जाम्पल है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं आज के आज ही। हाँ, तो क्या बोला गया कि यहाँ इच अदर शो द सेल्फ पॉलिनेशन, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन, आउटोगैमी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी हम बोलते हैं। तो उसको और देखिए क्या होता है। तो एक सेल्फ पॉलिनेशन हो गई, इसका एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा हमें। द सेम प्लांट हैज़ विन द, एक मिनट, ये क्या लिखा है, बायोला है, कॉमन पेंसी इसका नाम है, ऑक्सीला है, एंड
एंड क्या लिखा, एक मिनट, कॉमिलिनिया है प्रोडक्ट 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावर। और ये जो फ्लावर है वो 2 टाइप्स के फ्लावर बनता है, एक तो चेस्मोगैमस फ्लावर होता है और एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। तो ये दोनों फ्लावर देखते हैं कि क्या होते हैं। चलिए, सबसे पहले तो अभी हम यही पढ़ रहे थे, आउटोगेमी में भी 2 टाइप होते हैं, क्लाज्मोगैमस एंड एक क्लाइज्मोगैमस एंड चेस्मोगैमस। ठीक है, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं। तो ये जो फ्लावर्स हैं, देखो, इन सच फ्लावर ऑफ एंथर एंड स्टेग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दोज विच एंथर डी हैंड्स इन द फ्लावर बर्ड एंड पॉलन ग्रेन कंबाइन। तो देखो ये वाले जो हैं, ये दोनों के एग्जाम्पल आउटोगेमस का ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये फ्लावर ही एक तरह से, बट ये अपना रूट को, ये खुलता ही नहीं है, ये फ्लावर खुलता ही नहीं है। तो जब ये फ्लावर खुलेगा नहीं, ठीक है, जब ये फ्लावर खुलेगा नहीं तो इसका मतलब पिस्टल भी पास में है। ये देखो ना, यहाँ पिस्टल भी पास में है और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं वो एंथर भी पास में है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन बड़े आराम से हो जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भले खुला है पर ये इसी के फ्लावर से क्या कर सकता है, अपना पॉलिनेशन कर सकता है। तो इसको हम चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, इसको हम क्लेस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट आउटोगैमस, एक सेकेंड, हाँ, कंप्लीट आउटोगैमस डिवाइडेड, ठीक है। फिर आगे देखो, the flower which has the similar flower of other species with unexpected the anther, the flower which are the similar flower to the other species with exposed anther and stigma। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये एंथर और स्टिग्मा, तो मतलब ये करते अपने ही फ्लावर में हैं। ठीक है, इनका क्या रहता है कि ये करते इसी फ्लावर में हैं, इसी का फ्लावर से इसी के पॉलिनेशन कर लेते हैं। ये चेस्मोगैमस का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। जेनेटोगैमस, ओके, जेनेटोगैमस, ठीक है। तो इस फ्लावर में क्या है, ये वाला देखना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस फ्लावर में प्लांट जो रहता है, ठीक है, प्लांट जो रहता है वो तो सेम रहता है, विद इन सेम प्लांट बट नॉट विथ इन सेम फ्लावर। प्लांट सेम रहेगा, जैसे कि एक प्लांट में ज़रूरी थोड़ी एक ही पिस्टल हो, एक ही स्टैग्मा हो, एक प्लांट में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ एक फ्लावर है, एक फ्लावर यहाँ है, तो इस फ्लावर से इस फ्लावर पर, इस फ्लावर का एंथर आया इस फ्लावर के स्टैग्मा पर, सॉरी पिस्टल पर, और फिर यहाँ पे क्या हुई, पॉलिनेशन हुई। तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, देखो, विद इन सेम प्लांट सेम रहेगा, पौधा वही रहेगा, बट नॉट विद इन द सेम फ्लावर, पर फ्लावर अलग अलग, ये फ्लावर अलग, ये फ्लावर अलग, इसका एंथर इसका पिस्टल अलग, इसका एंथर इसका पिस्टल अलग। तो इसके एंथर से इसके पिस्टल का हमने क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। ओके, तो अब देखो, अब एक बचा आपका लास्ट में है, वो है जेनेटोगैमस। ओके, तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुई जेनेटोगैमस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टैग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे तो प्लांट ही भाई चेंज है, यहीं से हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये प्लांट अलग है, पूरा प्लांट अलग है, ये पूरा प्लांट अलग है। अब दो प्लांट के बीच में क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। इस वाले में क्रॉस पॉलिनेशन, इस वाले में प्लांट वही रहेगा पर फ्लावर अलग रहेगा, पर और ऑटोगैमस में प्लांट भी एक ही रहेगा, फूल भी एक ही रहेगा, तो उसे हम ऑटोगैमस कहेंगे। तो अच्छा क्या मानते हैं कि हम लोग में जो ये पॉलिनेशन होती है, हम ये लास्ट वाला क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास नई नई वेराइटीज़ आएँ और बार बार सेम चीज़ें डेवलप्ड ना करें, इसलिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा हमारे NCERT ने ज़्यादा अच्छा माना हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब फिर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए आज इसे इतना कंप्लीट करते हैं। और आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, केमिस्ट्री का कंप्लीट करना है और बायोलॉजी का इतना हो चुका है हमसे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे और केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और इसी तरीके से देखिए। और बहुत मैंने स्टडी ब्लॉग्स देखे कि जो क्या करते हैं कि थोड़े बहुत बोलते हैं और पूरा वो खुद ही पढ़ते हुए दिखा देते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि इससे आप लोगों का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप सिर्फ देखेंगे और आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो में कुछ सीखने को भी मिले, कुछ पता भी चले। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं जो पढ़ूँगी वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी। मतलब ऐसे मैं रीडिंग खुद ही करती हूँ, मैं खुद ही को समझने के लिए ही करती हूँ। पर ये रहता है कि जब मैं खुद को ही समझाती हूँ तो मुझे जल्दी समझ में आता है, तो मैं उसमें वीडियो भी शूट कर लेती हूँ ताकि आप भी देखो कि आपको क्या इस तरह से आपको समझ में आ रहा है, क्या आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की वीडियो। तो हमारे सामने केमिस्ट्री हमारी खुल चुकी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको वीडियो में कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि अभी हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियोस अगर मैं बना देती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मुझे थोड़े थोड़े टॉपिक्स ही क्लियर कर पाते हैं हम सब। कोई नहीं, थोड़ा ही करेंगे पर अच्छा करेंगे। तो हमने ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया था, नेचर ऑफ अ मैटर हमने पढ़ लिया था, सॉलिड लिक्विड और गैसेस हम देख रहे थे। ओके, तो जहाँ के हमने सॉलिड की बात की, तो सॉलिड क्या होता है? अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल हैव द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आर क्लोज टुगेदर एंड फिक्स्ड पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये सॉलिड है भाई, इसको देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है, ये देखो फिगर देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्लोज है। देखो इतना पास पास हैं कि तुम उनको छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, वो बहुत पास पास हैं। ठीक है, क्लोज हैं और एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, जिससे कि आप उन्हें अलग कर पाना थोड़ा कम पॉसिबल है। ठीक है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तब जाके वो क्या होगा, अलग होगा। जैसे देखो अभी ये पेन है, ओके, इस पेन को अगर मैं बीच से तोड़ना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तोड़ तो सकती हूँ, पर उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तब जाके ये पेन कहीं टस से मस होगी। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल ऑफ का सॉलिड का। ठीक है, और देखो गैसेस का और लिक्विड का, गैसेस के पार्टिकल क्या है, देखो थोड़े दूर दूर से हैं ना। चलो गैसेस के देख लेते हैं। हाँ, तो द लिक्विड कंपाउंड ऑफ द मैटर वेयर द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर बट हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे थोड़े थोड़े क्लोज रहते हैं। ठीक है, बहुत क्लोज तो नहीं रहता पर थोड़ा थोड़ा क्लोज रहता है। इसको ऐसा रहता है कि आप इसको चाहो तो हाँ थोड़ा बहुत टस से मस कर सकते हैं, और इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी काफ़ी वीक होता है। और हाँ, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात देख लो, लिक्विड हैव अ डिफाइंड वॉल्यूम बट नॉट डिफाइंड शेप। भाई पानी है, पानी को देखो, मेरे पास एक देखिए मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ये पानी मैंने इस ग्लास में डाला तो ये अभी इस ग्लास के शेप में आ गया। मैं किसी कटोरी में डालूँ, मैं किसी बाउल में डालूँ तो वो उस शेप को ले लेगा। ठीक है, बट ये पानी जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ एक ग्लास है तो वहाँ भी जाके उतनी ही अमाउंट में रहेगा, तो ये आ गया है। ठीक है, और देखो गैस बचा हुआ है। हाँ, एक सॉलिड के बारे में और ध्यान से देख लेना। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम में होता है जैसे कि देखो कि इसकी शेप्ड जो है, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको तोड़ती फोड़ती नहीं हूँ, सही सलामत है, तो इसकी क्या रहेगी, जो शेप्ड है वो फिक्स्ड रहेगी और इसकी वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड ही रहेगी। बट लिक्विड में ऐसा नहीं है। तो कोई थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके, गैस देखो क्या होता है। अ गैस इज मेड अप ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल विद अ लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ये इसमें ना बहुत दूर दूर रहता है भाई, एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ बड़े ही आराम से इनके मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो बहुत कम रहता है, और इंडिपेंडेंटली इन द डायरेक्शन इन द रेंडमली मोशन, और ये किसी भी डायरेक्शन में रेंडम क्या करते हैं, मोशन करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, ना कोई रोक नहीं सकता। गैस नेदर हैव डिफाइंड वॉल्यूम एंड नॉन डिफाइंड शेप। भाई जब अगर इनका कुछ वॉल्यूम नहीं है, इनका कोई शेप अगर नहीं है, तो इसका कोई डिफाइंड वॉल्यूम भी नहीं है और शेप भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहीं भी घूमते फिरते रहता है। अब एक चीज़ ये देखो, ये क्या है, देखो सॉलिड को अगर हम, एक सेकेंड, हाँ ये देखना, चल जा, सॉलिड को अगर हमने गर्म किया, ठीक है, हीट किया, तो वो क्या हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड को अगर हमने हीट किया, जैसे ठीक है मान लो मैंने बर्फ़ लिया, आइस क्यूब लिया, ठीक जी,
उसको मैंने हीट किया, तो जाहिर से बाहर रख दो, उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर रख दो, 5 मिनट बाहर रखो, देखो वो पानी में पिघल जाएगा, ठीक है। जैसे ही पिघला फिर मैंने उसको पानी मैंने लिया एक बाउल में और गैस पे रख दिया, तो फिर वो क्या गैसियस फॉर्म बन के उड़ जाएगा। तो अगर मैंने एक सॉलिड आइस क्यूब को अगर मैंने हीट किया तो लिक्विड में आ गया, फिर हीट किया तो वेपर में बन गया। अब वापस जाओ, उस वेपर को ले आओ, ठीक है, उस वेपर को पकड़ा और उसको क्या किया हमने, वेपर को पकड़ के उसे हमने कूल कर दिया, फ्रीजर में रखा, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म बन जाएगा। उसे हमने फिर से कूल किया तो ये लिक्विड फॉर्म है, और कूल किया तो फिर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये देखो ऑन हीटिंग द, ये सब हो गया। हाँ ये देखो, मैटर इज़ द क्लासीफाई प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर देते हो, उसे हम मिक्सर बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ओके, मिक्सर नहीं मिक्सचर बोलते हैं। हाँ, तो ये मिक्सचर ऐसा है जैसे कि हमने एक मिनट, हाँ पहले ये देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस ये होते हैं जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल, एक जैसे ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट एंड कंपाउंड आर देयर, द कंपोनेंट पार्टिकल हैव द फिक्स्ड पोजीशन पे हो, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। और याद रखना ये सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेटेड नहीं होते हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। जैसे कि आपके वाटर के, ये वाटर क्या है, देखो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसे तो हम चेंज कर सकते हैं, या तो इसे मैं पानी बना दूँ, या तो मैं इसे भाप बना दूँ, या तो मैं इसे आइस क्यूब बना दूँ। क्या मैं इसके पार्टिकल एक एक करके सेपरेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ मेरा प्योर सब्सटेंस, जिसको कि मैंने बोला H2O, वाटर का जो था, तो वाटर वाटर ही होगा, H2O ही होगा, तो मुझे इस पानी से क्या मिलेगा, H2O ही मिलेगा, ओके। ये हुआ मिक्सचर। ऑलवेज कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस विच मे बी नेदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वैसे यहाँ मिक्सचर क्या होता है कि कई सारे चीज़ों को हम मिक्स करते हैं एक साथ, तो मिक्सर बन जाता है। जैसे कि मुझे चाय अगर बनानी है तो मैं इसमें चीनी डालूंगी, चाय पत्ती डालूंगी, अदरक डालूंगी, तो वो चाय तैयार हो जाएगी। तो मेरा कई सारे, चीनी डाला, चाय पत्ती डाला, अदरक डाला, दूध डाला, पानी डाला, सब कुछ डाल के मिक्सर में, ये मैंने लिक्विड का एग्जांपल दिया है। अब सॉलिड में बना दी ना, जैसे कि मान लो मुझे नमकीन बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मूंगफली चाहिए होगा, नमकीन चाहिए होगा, और नमक चाहिए होगा, और उस नमकीन में कुछ एक्स्ट्रा डालने के लिए भी चाहिए होगा, चाहे जैसे कि हम नमकीन में पापड़ डाल सकते हैं, नमकीन में हम थोड़ा सा कुरकुरापन कुछ करने के लिए डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा मिक्सर का एग्जांपल, ओके। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देखो, तो द यूनिफॉर्म कंपोजिशन अपेयर्स द प्रॉपर्टी द होमोफॉर्म मिक्सर देखो जो भी है, जैसे कि ये देखो पानी का एग्जांपल है, तो ये है, तो ये पूरा ऊपर से नीचे पूरा पानी दिख रहा है, ठीक है, कहीं भी धूल मिट्टी नहीं दिख रही ना, तो ये पानी होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। जो मिलाने के बाद अगर मैं इसमें नमक मिला दूँ ना, नमक मिला दूँ तो ऊपर से नीचे पूरा नमक आराम से मिल जाएगा, तो इसे मैं क्या बोलूँगी, इसे मैं मिक्सचर बोलूँगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रही हूँ, और हाँ अगर मैं इसको छानती भी हूँ, ठीक है, अगर मैं छानती भी हूँ तो पानी और नमक मैं अलग नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसमें सैंड डाल दूँ, बालू डाल दूँ, मिट्टी डाल दूँ, तो ये क्या पूरी अच्छी तरह से मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो इसे मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलूँगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसे छानूँगी तो मैं मिट्टी, बालू, पानी सब अलग कर सकती हूँ, इसलिए इसका नाम हेट्रोजीनियस रखेंगे। और अगर सिर्फ नमक या पानी मिलाओगे, या फिर सिर्फ शुगर और वाटर को घोलोगे ना, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। आई होप इतना क्लियर हो जाएगा। थक गए, फिर से पानी पी लेते हैं। आज पानी बड़ा काम आ रहा है, तो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे बन जा रहे हैं। ऊपर से आज मैंने पानी रखा ताकि मुझे ज़्यादा मतलब बोलने में वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो, और मुझे ज़्यादा प्यास भी ना लगे। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है, तो केमिस्ट्री, पानी, गुड। चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या है, जब मिक्सचर कंप्लीट कर लिया हमने, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ मैटर्स के मेजरमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं कि इस टॉपिक को हम अनदर डे कंप्लीट करते हैं। अब थोड़ा सा हम फिज़िक्स भी कर लें, क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा फिज़िक्स भी करेंगे, ओके। रुको फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। लो जी, खुल गई हमारी फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स ही एक ऐसी बुक है जो कि पढ़ने का मन तो नहीं करता है, पर अगर डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ़िज़िक्स को ओपन करते हैं। इतनी मोटी बुक है भाई साहब। ये रही हमारी फ़िज़िक्स की फिंगर टिप्स है, अभी हम करेंगे। एनसीईआरटी बहुत दूर की बात है, नहीं हो पाएगा।
तो हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर खोलते हैं और उसी से अपनी आगे की स्टडी करते हैं। आज तो सिर्फ डेमो कह रही हूँ, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, उससे ज़्यादा तो हम फिज़िक्स में पढ़ भी नहीं सकते हैं, इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ा हो जाए, फिज़िक्स क्या है। और देखो इस बुक में ना कुछ अलग ही चीज़ें दी रहती हैं। तो द सिस्टमैटिक, एक मिनट, व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या होती है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे और ये देखेंगे फिज़िक्स कहाँ कहाँ डील करती है, किस किस चीज़ों में और किस तरीके से। नेचुरल फिनोमिनास को पढ़ने के लिए फ़िज़िक्स डील करती है, दिख रहा होगा, नेचुरल फिनोमिना को पढ़ने के लिए फ़िज़िक्स डील करती है। और किसके लिए, यूज़ ऑफ नॉलेज ऑफ मोशन, ठीक है, मोशंस को पता। और फिनोमिना इज़ नोन एज द साइंस। अच्छा, द स्पेसिफिक मेथड ऑफ, चलो फर्स्ट वाला तो व्हाट इज़ फिज़िक्स, अभी भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आज तक हमें फ़िज़िक्स के बारे में तो कुछ समझ में नहीं आया, बट आई होप कि यूनिट, एक मिनट, हम ये नहीं पढ़ेंगे, इसको देखते ही चक्कर आ रहा है, इसको हटाते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट मोशन है ये पढ़े क्या, नहीं ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, यूनिट एंड डायमेंशन, इसका भी इंट्रोडक्शन, हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन। तो क्या होता है यूनिट और क्या होता है डायमेंशन। यूनिट इज़ इंटरनेशनल expected the reference standard, the result of the measurement of a physical quantity is expected by the number of numerical measure and, तो एक ऐसी क्वांटिटी है यूनिट एंड मेज़रमेंट जहाँ पे हम फिज़िकली को क्या करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए 1 किलो केजी होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं, अगर आप इंडिया में हो तो वो 1 किलो हर लोगों के लिए, कोई भी हो वो उसके लिए 1 किलो मतलब 1 केजी ही होगा, ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बनाया गया। फिर द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल और द बेस quantity are called the fundamental or base unit. The unit of the all other physical quantity can be expressed and a combination of the base unit such as unit obtained from the derived unit is called the derived unit. कुछ यूनिट्स हमने बनाई, ठीक है, लाइक यूनिट देख लो, ये लेंथ बनाया हमने, ठीक है, मास बनाया, सब मम्मी ने बनाया है, पर फिज़िक्स क्यों बनाया, लेंथ बनाया, मास बनाया, टाइम बनाया, इलेक्ट्रिक करंट बनाया। तो ये सारी चीज़ें जब हमने बनाई, क्यों, क्योंकि हमें ढेर सारी चीज़ें मेज़र करनी थी, हमें ढेर सारी चीज़ें पढ़नी थी, हमें ढेर सारी चीज़ें सीखनी थी। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमने इन सारी चीज़ों का क्या किया, इन सारी चीज़ों का हमने खोज किया, ढूंढा, पढ़ा, निकाला, ठीक है। तो वापस आते हैं, कुछ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट पे पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा अलग सा है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो एक होता है CGS सिस्टम। क्या होता है CGS? इन दिस सिस्टम द सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड आर द, तो C का मतलब था सेंटीमीटर, ठीक है, G का मतलब था ग्राम, एंड सेकेंड आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, तो जैसे देखो मेरे लिए जितना टाइम हो रहा होगा अभी, उतना ही आप दुनिया में कहीं भी बैठे होगे उतना टाइम आपके लिए भी हो रहा होगा। इंडिया की बात कर लो, इंडिया में एटलीस्ट हो रहा होगा ना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए, मान लो मैंने एक बुक ली फिज़िक्स की, जितना वेट, जितना मास मेरे लिए उस बुक का है उतना ही तो वो आपके लिए भी होगा, ठीक है। जितनी हाइट, मान लो लेंथ की कोई बात कर लेते हैं, तो हर एक चीज़, जैसे कि हर चीज़ की लेंथ तो अलग अलग होती है, लेकिन वो लेंथ हमने निकाला कहाँ से, हमने सीखा कहाँ से, लेंथ की यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम फिज़िक्स के इस चैप्टर में बात करेंगे। ओह माय गॉड, इतना ही पढ़ने में तो अपना इधर उधर हो गया, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो मेरे साथ रेगुलर स्टडी करनी हो तो आप ज्वाइन करिए मेरा यूट्यूब चैनल, और हम रोज़ 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के एस्पिरेंट है, और कमेंट करिए कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।